नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, भारत बहुत तेज़ी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत बहुत जल्दी जल्दी ताकतवर देश बनने की राह में अपने कदम बढ़ा चुका है और शीघ्र ही आप देखेंगे कि भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। ऐसा मेरा विचार है। आज आप जानते हैं कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, राष्ट्रप्रेमी हूँ और विभिन्न विषयों को लेकर आपके बीच उपस्थित होता रहता हूँ। आज मैं मोदी सरकार की 2014 से लेकर अभी तक की कुछ उपलब्धियाँ बताऊँगा। ये टॉपिक बार बार आते रहेंगे, लेकिन मेरा विषय जो है आज महत्वपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। क्या क्या उपलब्धियाँ रही है। मैं ये मानता हूँ कि 1947 के बाद जो भी राष्ट्राध्यक्ष हुए, जो भी प्रधानमंत्री हुए, सब ने अपना अपना काम बखूबी निभाया है, अच्छे ढंग से निभाया है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दौर ऐसा था कि भारत में स्किल लेबर की बहुत कमी थी और देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रहा था और बहुत समय लगता था योजनाओं को पूरा करने का। आज हमने ये महसूस किया है कि भारत में स्किल लेबर भी है और इक्विपमेंट भी है, उसको पूरा करने के लिए उपकरण हमारे पास मौजूद है। इसीलिए बहुत तेज़ी से तरक्की हुई है। नेहरू से लेकर चाहे इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, जिनने बड़े बड़े लंबे समय तक काम किया है, और मनमोहन सिंह जी आए। मनमोहन सिंह जी तो चलो मान सकते हैं हम कि भाई मनमोहन सिंह जी को तो मैं सिर्फ एक नामात्र का ही प्रधानमंत्री मानता रहा हूँ। वो तो सिर्फ एक मोहरे की तरह प्रयोग में लाए जाते रहे। एक योग्य व्यक्ति थे। योग्य व्यक्ति के रूप में उनके लिए मेरे मन में बहुत आदर है, एक अर्थशास्त्री के रूप में, क्योंकि मैं खुद भी एक अर्थशास्त्र का जो है स्टूडेंट रहा हूँ और अर्थशास्त्र मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। इसलिए मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनने जो अपना निर्णय लिया था वो उनके लिए अच्छा नहीं था। सिर्फ उन्होंने अपने जो इकोनॉमिस्ट का जो रोल था उस पर भी उनने मेरे मानने में पानी फेर दिया था। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो 2014 के बाद कई लोग कहते हैं क्या उपलब्धियां हुई, क्या नहीं हुआ, उनके बारे में विषय में बात करना चाहता हूं। मोदी एक राष्ट्र प्रेमी है, देशभक्त है। मोदी ने सबसे पहला काम जो किया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति लाई। अभी भी बहुत लोग करप्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है। देश व्यवस्था में बहुत कुछ खामियां हैं, लेकिन जब आपके शीर्ष नेतृत्व जो है ईमानदार होता है तो नीचे के जो आदमी है उनको भी अच्छे ढंग से काम करना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और और ये सभी मान सकते हैं कि भी जब ऊपर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो नीचे भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। मोदी राष्ट्रवादी है, ऐसे में राष्ट्रवादी होना सबके लिए आवश्यक है। और मोदी ने एक बात कह दी है कि जो देश के लिए लड़ेगा वही देश पर राज करेगा। आज मैं उनकी उपलब्धियों के बारे में संक्षेप में आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं अगली उपलब्धियों के बारे में बात करूंगा। क्यों मैं मोदी को लाइक करता हूं कि हमारा ये जो युग चल रहा है ये मोदी युग है। आज आइए हम अर्थव्यवस्था के बारे में पहले बात करते हैं। 2014 में भारत की टोटल अर्थव्यवस्था जो थी वो $2 ट्रिलियन थी। $2 ट्रिलियन थी, जो बढ़कर 2025 में ही दो 4.18 ट्रिलियन हो गई है। आप मान लीजिए कि 2 गुना से ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ी है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो टोटल हमारा वो जितना भी हमारा पास जो पैसा आता है वो आता है 4.18 ट्रिलियन। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि 2 गुना से ज़्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ी है। इसके साथ साथ भारत पहले 10वीं अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद आज चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। अब हर क्षेत्र में बारी बारी से हम देखते हैं। तो हाईवे के क्षेत्र में अगर देखते हैं हाईवे कितने बने, तो हाईवे एक आंकड़ा बोलता है कि 91,000 किलोमीटर हाईवे थे, जो बढ़कर 2025 आते 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 यहाँ पर 1,47,000 किलोमीटर पहुँच गए हैं। ऐसे ही अगर हम मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो जो है 208 किलोमीटर के करीब था, जो बढ़कर 2025 में 1013 किलोमीटर हो गया है। और एयरपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी वृद्धि हुई है, टोटल एयरपोर्ट में भी वृद्धि हुई है। एयरपोर्ट जो है वो 74 से बढ़कर 160 हो गए हैं।
74 से बढ़कर कितने हो गए, 160 हो गए हैं। सबसे बढ़िया जो कदम उनका रहा है यूपीआई। आप देखें आज कितना सहज हो गया है जीवन, बहुत बढ़िया जीवन हो गया है। आज आप घर बैठे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, पैसा जेब में रखने की आवश्यकता ही नहीं है, और सारा पैसा जो है व्यक्ति जो है घर बैठे ही सारी ट्रांजैक्शन कर लेता है। एक समय होता था पैसा रखना पड़ता था, फिर उसका आगे होता यूपीआई ट्रांजैक्शन बड़ी है। लगभग आज अगर हम बात करें 16.58 बिलियन जो है ट्रांजैक्शन हुई, एक रिकॉर्ड बना है, विश्व में नंबर 1 यूपीआई ट्रांजैक्शन में भारत गया है। और जनधन योजना की यहाँ तक हम बात करते हैं, जनधन योजना की बात करते हैं, पहले ये बोलते थे 50 करोड़ खाते मोदी जी ने खोले जनधन योजना के तहत। मोदी शासनकाल की हम बात करते हैं, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जितने भी अधिकारी रहे, जितने भी नेता रहे हैं, उन्होंने मोदी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम किया है। हर वक्त हर मंत्री को अपना जो है जितना भी अपनी कार्य प्रणाली है उसका टोटल आकलन उनको देना पड़ता था, प्रस्तुति करनी पड़ती थी, तभी जाके मंत्रालय में वो कामयाब हो पाते थे। तो वित्त मंत्रालय ने भी अच्छा काम किया। जनधन योजना में 50 करोड़ खाते खुले। यहाँ क्या बात करते थे लोग, बात करते थे कि भाई 50 खाते तो खोल दिए, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन डालेगा पैसे। आज आप देखिए गरीब से गरीब आज इन खातों का प्रयोग कर रहा है, उनका सीधा पैसा उनके खातों में जा रहा है। चाहे आपके मनरेगा हो जिसका नाम बदल दिया गया है, मनरेगा की योजना है, चाहे जिसका जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल बात हुई है, लेकिन आज उसको ज़्यादा प्रभावी बनाया गया है। 125 दिन दिहाड़ी की बात की गई है। चलिए, जो चाहे मनरेगा का हो, चाहे किसी चीज़ का और पैसा हो, कहीं सरकारी पैसा आ रहा है, चाहे कहीं का पैसा आ रहा है, वो सीधा उनके खाते में जाता है, और खाते से वो कार्ड के बेस पर या फ़ोन की सहायता से वो ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। और 50 करोड़ लोग, चाहे आप रेड़ी वाला देखिए, फड़ी वाला देखिए, आपका छोटा भैया देखिए, छोटे दुकानदार देखिए, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, 10-10 रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाती है, और उस पर पैसा भी नहीं कटता, बहुत आसानी से काम हो जाता है। तो 50 करोड़ देश के लिए कितनी सुविधा हुई है। बैंकों का काम जो है कम हो गया है ट्रांजैक्शन के माध्यम से, बैंकों की लाइनें बंद हो गई है, एटीएम की लाइनें बंद हो गई है। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन की हम बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 मिलियन जो है शौचालय खोले हैं। शौचालय आज अगर आप देखते हैं, सिर्फ अगर चलते फिरते हम बात करते हैं, तो चलते फिरते तो लोग सड़कों पर जो है ना जी कहीं भी, क्योंकि लोगों में रोड सेंस का अभाव है, लेकिन रोडों पर बने नहीं है टॉयलेट। ये भी सरकार की खामियां हैं, हर सरकार की, राज्य सरकारों की। लेकिन शौचालयों ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस लाया है। 100 बिलियन टॉयलेट, किसी सब घरों में टॉयलेट है, सब जो है अपने घरों में ही शौच जाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शौचालय। इसके अलावा जो है आपके आवास योजना की बात करते हैं, आवास योजना की अगर हम बात करते हैं, तो आवास योजना के तहत जो है लगभग 60 लाख 70 लाख के करीब घरों के निर्माण हुए हैं, और गरीबों को राहत मिली है। आज लोगों के पास घर है। इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आयुष्मान योजना की। आयुष्मान योजना एक सफल योजना मानी जाएगी। इसमें जो है लगभग 10 करोड़ लोगों को कवर किया गया है, कम बात नहीं है। 10 करोड़ लोगों को 5 लाख के दायरे में आयुष्मान योजना के तहत लाया गया है। राज्य सरकारें कई जिसमें जो केंद्र को जो है सपोर्ट नहीं करती है, वो इसका दुरुपयोग भी करती है, लेकिन जो केंद्र को सपोर्ट कर रही है वहाँ पर ये सुविधाएं सबको मिल रही है और सभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जीएसटी की बात करते हैं। एक हमारे नेता बोलते थे गब्बर सिंह टैक्स है, गब्बर सिंह टैक्स है, और गब्बर सिंह टैक्स है। बताइए आप, कितने हास्यास्पद बात है। विश्व में कौन सा देश है जहाँ जो है सभी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। अगर हम कुछ पेट्रोल की बात करें या अन्य कुछ एक बात उपकरण की बात करें, उनके अलावा सभी चीज़ें जीएसटी के दायरे में समान देश में जो है ना जी लागू है। और बहुत अच्छी तरह से व्यापार के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। पहले पहले मुश्किल हुई, सबकी मुश्किलें होती है, सब अब कंप्यूटर में इसको फीड करना है, किस तरह से करना है, क्या करना है, मुश्किलें आती है। व्यापारियों को मुश्किलें आई, हम मानते हैं, लेकिन आज सब कुछ बन चुका है। सारे व्यापारी बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रयोग कर रहे हैं। और जो चोर है
जिन्हें व्यापार में चोरी करनी है वो तो नए नए धंधे ढूंढते हैं, लेकिन शीघ्र ही सारी चोरियां बंद होगी। और जीएसटी से पूरा जीएसटी कलेक्शन इतनी ज़्यादा बड़ी है कि देश की इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर कानूनी बात करें कि क्या क्या कानूनी क्षेत्र में जो है संवैधानिक सुधार हुए हैं, धारा 370 हटाई गई है। अब बताइए आप कि एक स्टेट के लिए कोई और स्टेटस दिया गया। पहले तो उनके पद भी वज़ीर आज़म और सदर रियासत तक कहा जाता था, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। उसके बाद 370 आ गई, 370 ने स्पेशल स्टेटस दे दिया। बताइए आप, एक ही स्टेट में दो तरह के कानून। उनका जो है विधानसभा कार्यकाल 6 साल का। इसके अलावा जो है उनके लिए अलग ही स्टेटस, सारी सुविधाएं, हर सुविधाएं उनको दी। और सारी सुविधाओं का फ़ायदा किस किस ने उठाया? आमतौर पर एक फैमिली तो थी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला परिवारवाद। दूसरी महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सईद फलाना ढिमका। ये सारे देश को लुटेरे बैठे हुए। अब मैं लुटेरा उनको बोल नहीं सकता, लेकिन जो असली उनको मिलता था वो उनके पास जाता था। अब लुटेरे तो कौन नहीं है इस देश में, भ्रष्टाचार से बने हुए हैं। जो व्यक्ति समाजवादी थे आज अरबों खरबों में खेल रहे हैं। धारा 370 हट गई। धारा से 370 के बाद 3 तलाक। 3 तलाक जो है ना जी, एक प्रकार से ऐसा कानून मुस्लिमों के लिए था। 3 तलाक बोल दिया, तलाक होगी, फिर तो हवाला या हलाला हलूला के ज़रिए दोबारा शादी कर सकते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ये बहुत गलत था। आदमी को जो है कई कुछ बहुत मुसीबतें मुस्लिम महिलाओं को आती थी। ये 3 तलाक मुस्लिमों को एक संरक्षण प्रदान करती है उनको। ये भले ही देश में कई लोगों ने ऐसी छवि बना दी है, खासकर हमारे जो विपक्षी दल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे समाजवादी है, चाहे वो है, वो मिलकर मुस्लिमों को बरगला रहे हैं। मुस्लिम तो आपस में थे ही, मुस्लिम की नींव ही जो है धर्मांतरण पर पड़ी है। मुस्लिम की नींव धर्मांतरण पर, वो धर्म के कट्टर है ये मानते हैं। लेकिन अब अगर इस देश में रहना है तो कट्टरता समाप्त हो सकती थी अगर कांग्रेस, समाजवादी, ये दूसरे पार्टी के लोग चाहते। ये जानबूझ के उकसाव देते हैं कि हमने तो राज करना है। राज करने के लिए जो है ना वो देश को नहीं देखते। देश को नहीं देखेंगे तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। अब मुसलमान मोदी की तरफ जा रहा था तो इससे तो उनको बहुत खतरा हो गया था, हम तो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। और मुस्लिमों के विरुद्ध जो है भड़का दिया। अब मुस्लिम बिल्कुल विरोधी हो गए। मुस्लिमों को विरोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं के हितों की बात है। 370 जो है 370 हटा तो भारत एक हो गया, जो एक नहीं था। एक जैसा कानून सबके लिए हो गया। समान नागरिक संहिता भी नहीं है, हम मानते हैं समान नागरिक संहिता नहीं है। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं है। उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन उतने में हमारे अपने हिंदूवादी संगठन जो है, चाहे कांग्रेस है, चाहे समाजवादी, चाहे कोई है, ये धर्मनिरपेक्षता तो नाम की बात है। मैं आपको बता दूं, धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं होती। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता, आप मुस्लिमों को बोलो तुम धर्मनिरपेक्ष बनो, कभी नहीं बनेंगे। ईसाइयों को बनो तुम धर्मनिरपेक्ष बनो, कभी नहीं बनेंगे। सिखों को बनो धर्मनिरपेक्ष, अपने धर्म के प्रति कट रहते हैं। हिंदू को सिर्फ यूज़ किया जाता है धर्मनिरपेक्ष के लिए। धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं है। ये भले ही कानून बनाया गया भारत में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, लेकिन धर्मनिरपेक्षता किसके लिए? धर्मनिरपेक्ष उस मेजॉरिटी सेक्शन के लिए जो भारत में जो है मेजॉरिटी में है भारत में। तो इसीलिए 370 हटी। आपके 3 तलाक कानून समाप्त हुआ। इसके अलावा जो है आपके महिला आरक्षण बिल पास हुआ 2023 में। 33% महिलाओं की लक्ष्य, महिला सशक्तिकरण दिशा में महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सोचती है कि भाई ये तो हमारी है, और वो उनकी मानसिकता वैसी बनती है। लेकिन मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है। महिलाएं आज बहुत ताकतवर है, सेल्फ रिस्पेक्टेड है, अपने आप आत्मनिर्भर है। बहुत अच्छी तरह से महिलाएं अपने देश के निर्माण में अपनी योगदान दे रही है। अब रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो रक्षा क्षेत्र की बात में राफेल आया, S-400 आया। S-400 ऐसी मशीनरी, राफेल तो अटैक करने वाला है, और जो S-400 है जो हमने रूस से खरीदा वो डिफेंस करने वाला है। और जितने भी पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमारे S-400 रखे हैं, तो S-400 जिन्हें जो है F-16
और चाइना जैसी बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें और जो एयरक्राफ्ट है उनके अटैक को रोकने में एस्फोरेंस कामयाब हुआ है। कई ने अभी पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भारत तो पहले आ गया। अरे क्या यहाँ की रोटी खाते हो, यहाँ के विरुद्ध बोलते हो? ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। भारत पाकिस्तान से तो क्या, भारत चीन से नहीं हार सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारत चीन से पराजित नहीं हो सकता। चीन को बिठा कई बार जो है ना ये सोचना पड़ेगा। मोदी जैसा ताकतवर शासक अगर इस देश में है तो आप बताइए कि आने वाले समय में भारत का भविष्य क्या होगा। मुझे मुझे कोई वो नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई ताकतवर होता है मैं उसका सम्मान करूंगा दिल से। हम राष्ट्रवादी, हमें हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्र को तोड़ने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करते, ये आपको मैं बता दूं। तो इस तरह से ज़्यादा मैंने कह दिया। राफेल की बात है, इसके अलावा अगर निर्यात की बात, अब इसके क्षेत्र में गए, ब्रह्मोस बनाया, तेजस बनाया, आकाश बनाया, अन्य जो है ना जी लाइट जो तोपें हैं उसका निर्माण किया। इसके अलावा हमने समुद्री जहाज़ बनाए, ऐसे INS विक्रांत का हमने परीक्षण किया। ऐसी ऐसी कई चीज़ें जो हम विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं और बहुत पैसा हम उससे कमा रहे हैं। तो आने वाले भविष्य में जो है और ज़्यादा कमाएंगे। आप मुझे सिर्फ मोदी भक्त न मानते हुए इस राष्ट्र का भक्त मानिए। कोई भी आएगा मैं उसको मानूंगा, लेकिन अगर देश को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये हमारे से हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम इसको बातें मानेंगे नहीं। और मोदी के स्थान पर किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति आए, ऐसा ही ताकतवर व्यक्ति आएगा, इस देश के विकास के लिए हम सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे। ये मैं आपसे बोलता हूँ। अब मैं बात करता रहता हूँ, बात करूँगा। मैं YouTube के माध्यम से भी बात करता हूँ। अब मेरा जो चैनल है, आप देश प्रेम विद प्रदीप, इसको भी सब्सक्राइब नहीं आप करते। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आगे प्रोत्साहित कीजिए। पैसा तो अगर बनेगा तो पैसा भी राष्ट्र हित में लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा तो अभी कुछ है नहीं। मैंने इतने बना दिए, मेरे को पता ही नहीं है कि किस तरह से करना है, लेकिन मैं दुनिया तक जाती है बातें। तो इस तरह से मैं एक बात आपको करूँगा कि भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर है और इस राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को, देश को तोड़ने वालों को सही जवाब देने का प्रयास करें, ऐसा मेरा मानना है। आप मेरी बात को सुनते हैं और मेरी बात आप बहुत बड़ी भी होती है। अगर इस तरह की बात सुनते हैं तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शीघ्र ही नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।